नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम सुनिए सच। कबीरदास कह गए हैं, साधो देखो जग बौराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जग पतियाना। लेकिन सच बताने का खतरा तो हर दौर में उठाना ही पड़ता है। तो सुनिए सच में आज का मसला है मुस्लिम आरक्षण, जिसे लेकर कर्नाटक से दिल्ली तक हंगामा मचा है। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण की असलियत क्या है, मुसलमानों को आरक्षण दिया जा सकता है या नहीं, और बीजेपी तथा कांग्रेस के बीच इस मुद्दे पर चल रही उठापटक के पीछे की असल राजनीति क्या है। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस पर बीजेपी आग बबूला है। राज्यसभा में नेता सदन और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के एक बयान के आधार पर दावा किया है कि उन्होंने मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए संविधान बदलने की बात कही है। उधर डीके शिवकुमार ने इसे सरासर झूठ बताया है और कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक जयराम रमेश ने जेपी नड्डा और किरण रिजिजू पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। तो फिर कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का सच क्या है? दरअसल भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक लिहाज से पिछड़े वर्ग में आने वाली मुस्लिम जातियों को आरक्षण मिलता है, जैसा कि मंडल कमीशन ने सिफारिश की थी और जिस पर संसद और सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है। इसके अलावा आर्थिक आधार पर मिलने वाले आरक्षण का लाभ भी गरीब मुसलमानों को मिलता है। कर्नाटक में मुस्लिम आरक्षण का इतिहास काफी पुराना है। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा इस समय बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए में शामिल हैं, यानी उनकी पार्टी जनता दल सेक्युलर। 1994 में देवेगौड़ा साहब कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने चिनप्पा रेड्डी आयोग की सिफारिशों के आधार पर ओबीसी कोटे में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण देना शुरू किया था। शैक्षिक संस्थानों और नौकरियों में यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण पर आज हल्ला मचाने वाली बीजेपी की तमाम सरकारों ने भी इस आरक्षण को जारी रखा। बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा 4 बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन उन्होंने ओबीसी कोटे में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था को खत्म नहीं किया। उनका तर्क था कि यह सामाजिक समरसता और विकास के लिए जरूरी है, बीजेपी के मौजूदा रुख से बिल्कुल अलग। लेकिन फिर आया 2023 का विधानसभा चुनाव। कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी। येदियुरप्पा की जगह 2 साल पहले मुख्यमंत्री बनाए गए बसवराज बोम्मई ने कर्नाटक में ओबीसी में शामिल मुस्लिमों के लिए जारी इस 4% आरक्षण को खत्म कर दिया और इसे वोकालिगा और लिंगायत समुदायों में 2-2% के रूप में बांट दिया। आखिर बीजेपी सरकार को अचानक ये ख्याल क्यों आया? दरअसल 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने कर्नाटक में जबरदस्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराया था। आपको याद होगा कि इस चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने जय बजरंग बली का नारा दिया था। उन्होंने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए कहा था कि कर्नाटक की जनता बजरंग दल पर सवाल उठाने वालों को दंडित करे। दरअसल कांग्रेस ने कहा था कि सत्ता में आने पर वो बजरंग दल समेत सभी उन संगठनों पर कार्रवाई करेगी जो सांप्रदायिक उन्माद फैलाते हैं। बहरहाल जनता ने बीजेपी और पीएम मोदी की तमाम कोशिशों पर पानी फेरते हुए कांग्रेस को भारी बहुमत से विजयी बना दिया। यहां यह भी जान लीजिए कि ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने की नीति रद्द करने के बोम्मई सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण कहा था, लेकिन फैसले को रद्द नहीं किया था। यह मामला अभी भी लंबित है। तो मई 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई। सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। मार्च 2025 में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार ने कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट्स यानी केटीपीपी एक्ट में संशोधन के जरिए 2 करोड़ तक के सिविल कार्य और 1 करोड़ तक के सेवा कार्य से जुड़े सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण का प्रस्ताव पेश किया। यह बिल 21 मार्च 2025 को कर्नाटक विधानसभा में पास हो गया। इसे ओबीसी की श्रेणी 2B के तहत लागू करने की बात कही गई।
कर्नाटक के सभी मुसलमानों को इस ओबीसी श्रेणी में डाला गया है। कांग्रेस का कहना है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया गया है, यह सामाजिक न्याय का हिस्सा है और मंडल आयोग की भावना के अनुरूप है। वहीं बीजेपी इसे तुष्टीकरण बता रही है। उसका यह भी दावा है कि इससे अन्य पिछड़ा वर्ग का हक मारा जा रहा है, यानी ये 4% आरक्षण उनके 27% आरक्षण से छीन कर दिया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद तेजस्वी सूर्या और कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने इसे संविधान के खिलाफ बताते हुए याद दिलाया है कि संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता। तो फिर इस विवाद में सच क्या है? सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में इंदिरा साहनी बनाम केंद्र सरकार केस में फैसला दिया था कि कोई सामाजिक समूह पिछड़ा है तो पिछड़ा वर्ग माना जाएगा। इसके लिए धार्मिक पहचान से कोई मतलब नहीं है। सच यह है कि केंद्र और राज्य स्तर पर 36 मुस्लिम जातियों को ओबीसी के तहत आरक्षण मिलता है। सच यह है कि उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक तमाम बीजेपी शासित राज्यों में भी पिछड़ा वर्ग में शामिल मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है। सच यह है कि कर्नाटक में पूर्व की बीजेपी सरकारें भी मुस्लिमों को ओबीसी कोटे के तहत आरक्षण देती रही है। फिर 2025 में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी ओबीसी में शामिल मुस्लिम आरक्षण की संवैधानिक मान्यता पर पर्दा डालने में जुटी हुई है? दरअसल इसके पीछे एक चेहरा है। यह चेहरा है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का। दरअसल राहुल गांधी लगातार जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं। उनका खास जोर ओबीसी पर है। उनके मुताबिक ओबीसी की आबादी देश की कुल जनसंख्या में आधे से अधिक है, लेकिन शासन और प्रशासन में उसकी भागीदारी बेहद कम है। इसलिए जाति जनगणना कराई जाए और जितनी आबादी उतना हक का सिद्धांत अपनाकर नई आरक्षण नीति बनाई जाए। राहुल गांधी ये सब सिर्फ बोल नहीं रहे हैं, वे घूम घूम कर संविधान सम्मेलनों के जरिए इस मांग को देश की राजनीति का प्रमुख मुद्दा बनाने में जुटे हैं। राहुल गांधी का ये रुख बीजेपी के लिए किसी दुःस्वप्न की तरह है, जो बहुसंख्यक हिंदुओं को धर्म के नाम पर एक अपराजीय वोट बैंक में बदलना चाहती है। जाति जनगणना से आर्थिक और सामाजिक विभाजन की असल तस्वीर सामने आ सकती है। यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि कम आबादी होने के बावजूद संसाधनों के बड़े हिस्से पर सवर्ण जातियों का कब्जा है। बिहार की जाति जनगणना से यह बात स्पष्ट हो भी चुकी है। जाति जनगणना के बाद आरक्षण की सीमा बढ़ाने और खाली पदों पर भर्ती करने की मांग भी तेज हो सकती है। आर्थिक और सामाजिक मुद्दों के प्रबल होते ही हिंदुत्व का तापमान भी कमजोर पड़ सकता है, जो बीजेपी की असल ताकत है। इसलिए बीजेपी पूरे मसले को सांप्रदायिक रंग देने में जुटी है। यह ओबीसी जातियों को बता रही है कि मुस्लिमों को आरक्षण देना दरअसल उनका हक मारना है। यानी कांग्रेस जाति जनगणना की मांग उठाकर ओबीसी जातियों को अपने पक्ष में लाना चाहती है, तो बीजेपी उन्हें मुस्लिम विरोधी टिंचर पिलाकर सामाजिक न्याय के प्रश्न को धुंधला करना चाहती है। आलोचकों का कहना है कि बीजेपी का हिंदुत्व अनिवार्य तौर पर मुस्लिम विरोधी है। मौलाना आजाद फेलोशिप और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसे अल्पसंख्यक केंद्रित कार्यक्रमों का मोदी सरकार द्वारा बंद किया जाना उसके अल्पसंख्यक विरोधी चरित्र की बानगी है। जो भी हो, इसमें शक नहीं कि अल्पसंख्यकों की हित रक्षा लोकतंत्र ही नहीं, सभ्यता की भी कसौटी है। भारत में मुस्लिम आबादी तकरीबन 15% है। 2006 में जस्टिस सच्चर कमीशन ने कहा था कि भारत के अल्पसंख्यकों की हालत अनुसूचित जातियों से भी खराब है। तो अगर किसी शरीर का 15% हिस्सा कमजोर रह जाए तो फिर उसे कोई स्वस्थ कैसे कह सकता है, या फिर वो स्वस्थ हो कैसे सकता है? इसलिए अल्पसंख्यकों की सामाजिक आर्थिक हालत को बेहतर बनाने का उपाय राजनीति का नहीं, राष्ट्र निर्माण का विषय है, सरकारों का एक जरूरी दायित्व। और अंत में एक जरूरी बात, जो लोग हिंदुत्व के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ परायेपन का व्यवहार करते हैं, उन्हें गैर मानते हैं, वे हिंदू धर्म को बिल्कुल नहीं जानते। उपनिषद कहते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेत साम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। यानी ये मेरा है, ये पराया है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई नहीं है, ऐसी गणना करने वाले नीच प्रकृति के होते हैं। उदार चरित्र वालों के लिए तो पूरी धरती ही एक परिवार है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको सच सुनाने का हमारा यह प्रयास पसंद आया होगा। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research.
Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.